हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर रोहितास यादव, यशस्वी टीटी कॉलेज दौसा। आज हम व्यक्तित्व की दूसरा भाग अर्थात व्यक्तित्व का वर्गीकरण और प्रकार इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखो, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा मनुष्य की अपनी एक पहचान होती है और वो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करता है। इस दुनिया में अर्थात संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ विशेषताएं लिए होता है और वो विशेषताएं दूसरे व्यक्ति से अभिन्न होती हैं अर्थात अभिन्न होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ में समायोजित नहीं होती। अब इतने सारे व्यक्तियों को हम सीमित शब्दों में कह नहीं सकते, उसके लिए हमें कुछ वर्गों का निर्धारण करना पड़ता है। वर्गों का निर्धारण हम मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार से किया है, वो 5 समूह बनाए हैं, जिनमें से पहला समूह आता है हमारा भारतीय दृष्टिकोण। यानी कि व्यक्तित्व को भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 3 भागों में व्यक्त किया जाता है। एक है सतोगुण प्रधान, दूसरा है रजोगुण प्रधान, तीसरा है तमोगुण प्रधान। इनमें से सतोगुण प्रधान के व्यक्तित्व को श्रेष्ठ व्यक्तित्व की श्रेणी में माना जाता है, रजोगुण प्रधान को चंचल प्रवृत्ति का माना जाता है और तमोगुण प्रधान को आलसी और लापरवाही की श्रेणी में माना जाता है। अब दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो वर्गीकरण आता है शारीरिक संरचना की दृष्टिकोण से। शारीरिक संरचना की दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोलकाय, निर्बलकाय, सुडोलकाय और मिश्रित, अर्थात जिसका हम सुडोल, निर्बल और गोल का निर्धारण नहीं कर सकते, वो मिश्रित श्रेणी के होते हैं। अगला जो मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो शारीरिक आकृति के आधार पर, पहला शारीरिक संरचना के आधार पर, अब दूसरा शारीरिक आकृति के आधार पर। पहला है गोलाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है लंबाकार। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक जो वर्ग रखा है संवेगात्मक दृष्टिकोण से भी इसका वर्गीकरण किया गया है। एक पहला है श्लेष्मिक, दूसरा है विवादी, तीसरा है कोपशील, चौथा है आशावादी। परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उससे भी हमें हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारित किया, जैसे अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों में विभाजित किया गया है और शारीरिक दृष्टिकोण से क्रैस्मर ने इसकी विशेषताएं अर्थात अर्थ निर्धारित किया है और इन क्रैस्मर के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो क्रैस्मर ने 4 प्रकार से गोलकाय, निर्बलकाय, सुडोलकाय और मिश्रितकाय बताया। अब शारीरिक दृष्टि से जो मनोवैज्ञानिक इसका विश्लेषण करने वाले हैं वो है सेल्डर महोदय। सेल्डर महोदय ने 3 प्रकार से बताया है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। अब संवेगात्मक दृष्टिकोण से भी जो 4 श्लेष्मिक, विवादी, कोपशील और आशावादी जो 4 प्रकार के व्यक्तित्व निर्धारक तत्व माने गए हैं। अब समाज शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है इसमें सबसे पहले स्प्रेंगल और दूसरे हैं युंग। इन दोनों ने आधार तो सामाजिक माना है परंतु तर्क अपने अपने प्रस्तुत किए हैं। स्प्रेंगर महोदय ने व्यक्तित्व के प्रकार अपने अनुसार वर्गित किए हैं। उन्होंने सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक आदि घटकों को निर्धारित किया गया है। युंग महोदय ने 2 प्रकार से बताए हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। ये 2 प्रधान हैं परंतु एक अप्रधान गुण भी इन्होंने बताया है जिसको उभयमुखी के नाम से जाना जाता है। अब शारीरिक आधार इन्होंने जो बनाया है उसमें आता है हिप्पोक्रेटस ने शरीर के द्रव्यों के आधार पर अर्थात
व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए गए हैं। उसके अनुसार शरीर के 4 मुख्य द्रव्य पाए जाते हैं: पीला, पित्त, काला, पित्त, रक्त और कफ या श्लेष्मा। प्रत्येक व्यक्ति में इन चारों द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की अधिकता होती है और व्यक्ति का स्वभाव, चिंता प्रकृति उसी की प्रधानता से निर्धारित की जाती है। क्रैस्मर का जो वर्गीकरण है मनोविज्ञान का, वो इस प्रकार से है। क्रैस्मर ने मनोवैज्ञानिक तौर पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। पहला स्थूलकाय, दूसरा कृष्णकाय, तीसरा पृष्ठकाय और चौथा विशालकाय। अब इसमें स्थूलकाय ऐसे व्यक्ति का जो श्रेणी के होते हैं उनमें बताया है कि ऐसे व्यक्ति का, स्थूलकाय जो व्यक्ति होते हैं उनका कद छोटा होता है, शरीर भारी और गोलाकार होता है, गर्दन छोटी और मोटी होती है। इसका स्वाभाविक सामाजिक और खुशमिजाज प्रकृति के लोग होते हैं। अब दूसरा इन्होंने कृष्णकाय प्रकार, इस श्रेणी के व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु ये दुबले पतले शरीर के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती है, स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है इनका, तथा सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तीसरा आता है इसमें पुष्टकाय श्रेणी। ऐसे व्यक्ति की मांसपेशियां काफी विकसित और गठी होती हैं। शारीरिक कद न तो अधिक लंबा होता है और न अधिक मोटा होता है। शरीर सुडौल और संतुलित होता है। इसके स्वभाव में न अधिक चंचलता होती है और न ही आसक्ति, मंदन। इन्हें काफ़ी सामाजिक प्रतिष्ठा समाज में इनको बहुत अधिक मिलती है। और चौथा इनका है विशालकाय प्रकार। इसमें उक्त तीनों प्रकार के गुण जो मिले जुले रहते हैं उनको हम विशालकाय श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार से क्रैस्मर ने इन 4 प्रकार से विभाजित किया। अब सेल्डर जो कहते हैं, सेल्डर ने 1990 में शारीरिक गठन के आधार पर सिद्धांत दिया जिसे सोमेंटोटाइप सिद्धांत कहा गया। सेल्डर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, एक एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। अर्थात इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए उनमें इस प्रकार है कि जैसा पहला है एंडोमॉर्फी, ये इसकी विशेषता है कि एक प्रकार के व्यक्ति मोटे नाटे दिखते हैं और इस तरह के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति आराम पसंद, खुश मिजाज, सामाजिक, खाने पीने की चीज़ों में अधिक अभिरुचि दिखाने वाले होते हैं। दूसरा है मेसोमॉर्फी। ऐसे लोगों की हड्डियां, मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं और शारीरिक गठन काफ़ी सुडौल श्रेणी का होता है। एक्टोमॉर्फी तीसरी श्रेणी। ऐसे व्यक्तियों का कद लंबा, दुबले पतले होते हैं, मांसपेशियां अविकसित और शारीरिक गठन इकहरा होता है। इन्हें अकेले रहना तथा लोगों से कम मिलना जुलना इनको पसंद होता है। इस प्रकार से अब आता है हमारा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अर्थात मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, दूसरा इसको सामाजिक आधार भी हम इसे कह सकते हैं। जुंग महोदय जो कि हमारे वर्गीकरण का सबसे प्रमुख वर्गीकरण करता है वो है युंग। अब युंग ने व्यक्तित्व को वर्गीकरण और उसके प्रकार इस प्रकार बताए हैं। इनका वर्गीकरण, इनका मुख्य आधार है सामाजिक दृष्टिकोण से। इसके अंतर्गत द्वितीय वर्ग युंग का है, जो 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताएं, इनमें से एक और वर्गीकरण मध्यम दोनों की विशेषताओं से युक्त व्यक्तित्व किया गया है। इस प्रकार से युंग ने सामाजिक दृष्टिकोण की दृष्टि से 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताएं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को इन्होंने इस प्रकार से वर्गीकृत किया है कि पहला है विजन प्रधान। अंतर्मुखी के अंतर्गत विजन प्रधान, दूसरा है भाव प्रधान। अब इसमें से विजन प्रधान का भी दो इन्होंने विभाग कर दिए गए हैं। पहला है तर्क प्रधान और दूसरा है दिव्याहक प्रधान। अब भावात्मकता भी इन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान।
अर्थात भाव प्रधान है, इसमें भी इसके दो भाग किए हैं, एक तर्क प्रधान किया है और दूसरा दिव्य दृष्टि प्रधान कहा है। अब आता है हमारा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में पहला है विचार प्रधान, दूसरा है भाव प्रधान। अब विचार प्रधान के भी दो हैं, तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान। अब भाव प्रधान के भी इन्होंने दो विभाग किए हैं, तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान। अब इनको विस्तार से हम इस सारणी से हट करके इनको हम विस्तार से बताते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत जो विचार प्रधान व्यक्तित्व है, यानी कि इसमें जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रधान व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं, जो समाज के मध्य रहना पसंद नहीं करते, अर्थात एकाकी रहना अधिक पसंद करते हैं। प्राय ये लज्जाशील होते हैं, अव्यवहारिक जीवन में अकुशल होते हैं, अर्थात व्यवहारिक जीवन में अकुशल होते हैं, इन्हें हंसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं, पहला है विचार प्रधान और दूसरा है भाव प्रधान। अब विचार प्रधान के अंतर्गत इसकी विशेषताओं को इस प्रकार से बताया है कि ये व्यक्ति समाज में अलग रह करके चिंतन करना पसंद करते हैं, आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं और वर्तमान सामाजिक परिस्थिति को सुलझाने के लिए चिंतन करते रहते हैं, जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। अब इनकी विशेषताओं में सबसे इनको भी जो विचार प्रधान है, इनको भी दो भागों में विभक्त किया गया है, पहला है तर्क प्रधान, दूसरा है अंतर्दृष्टि प्रधान। अब तर्क प्रधान के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं तो एक आता है इसमें दार्शनिक, दूसरा आता है वैज्ञानिक और तीसरा आता है तत्ववेत्ता। अंतर्दृष्टि प्रधान के अंतर्गत संत महात्मा जैसे गुरु नानक, कबीर, महमूद शाह आदि इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं, जो स्वयं प्रकाश मार्ग पर प्राप्त कर दूसरों को मुक्ति प्रदान करने में, अर्थात महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे व्यक्ति भी इसी श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। अब दूसरा आता है इसमें भाव प्रधान व्यक्तित्व। अब भाव प्रधान व्यक्तित्व की विशेषता बताते हुए युंग ने बताया है कि भाव प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति निराशावादी, अस्थिर व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, परिणाम स्वरूप जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं, पारिवारिक जीवन में असंतुष्ट रहते हैं। ये इसके अंतर्गत भी दो विभाग किए गए हैं, पहला विभाग है तर्क प्रधान व्यक्तित्व और दूसरा विभाग है अंतर्दृष्टि प्रधान व्यक्तित्व। तर्क प्रधान व्यक्तित्व के अंतर्गत इस दृष्टिकोण से अपने विचारों में पारदर्शिता करने वाले व्यक्ति इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और अंतर्दृष्टि प्रधान व्यक्तित्व के अंतर्गत स्वयं सत्य की पहचान कर संसार को सत्य मार्ग प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी महान पुरुष हैं उन महान पुरुषों को हम इसी श्रेणी में रखते हैं। अब दूसरा आता है हमारा जो दूसरा भाग है वो आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है युंग बताते हुए युंग ने कहा कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति समाज के कार्यों में भाग लेने का प्रयास करते हैं। ये लोग व्यवहारिक जीवन में कुशल, दूसरों को सदैव प्रसन्न करने वाले, प्रसन्नता रखने का प्रयास करने वाले एवं आशावादी प्रकृति के होते हैं। स्वयं की वेशभूषा, योग्यता आदि से दूसरों पर अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले दो प्रकार की श्रेणी हैं, एक तो विचार प्रधान और दूसरा आता है तर्क प्रधान। अब विचार प्रधान के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसमें व्यवहार कुशल, वातावरण से शीघ्रता से समायोजन करने वाले होते हैं, जीवन भर सुखमय जीवन बिताने का अवसर प्राप्त करने वाले होते हैं। इनका चेतन मन स्वार्थ रहित किंतु अचेतन मन स्वार्थी होता है। इसके भी दो हैं, एक तर्क प्रधान, दूसरा अंतर्दृष्टि प्रधान। अब इसमें जो पहला विचार प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं उनमें आते हैं डॉक्टर, वकील, इसी श्रेणी के व्यक्तित्व वाले होते हैं। और अंतर्दृष्टि प्रधान वाले ऐसे होते हैं उनके अनुसार उनमें नीति के अनुसार अच्छे कार्य करना पसंद करते हैं, तर्क करना व्यर्थ समझते हैं, जैसे नेपोलियन हिटलर इसी श्रेणी के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अब आता है दूसरा हमारा भाव प्रधान। भाव प्रधान व्यक्ति की विशेषताएं बताते हुए युंग ने कहा है कि ये लोग कल्पना प्रधान होते हैं, परिवर्तनशील प्रकृति वाले होते हैं, भावों के आधार पर विचारों का निर्णय लेते हैं। इसके दो प्रकार हैं, पहला है
तर्क प्रधान और दूसरा है अंतर्दृष्टि प्रधान। अब इसमें तर्क प्रधान जो दृष्टि वाले होते हैं वो प्रयुक्त न कर, यानी अपनी तार्किक दृष्टि का प्रयोग न करके स्वयं ही अच्छे कार्य करने रहते हैं, अर्थात दूसरा है अंतर्दृष्टि प्रधान। अर्थात ऐसे व्यक्ति होते हैं प्राय कल्पना प्रधान होते हैं, अर्थात सदैव कल्पना में ही जीवन व्यतीत करते हैं। युंग के अब निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि युंग के उपयुक्त दो प्रकार के व्यक्तित्व के साथ ही एक तीसरे जो व्यक्तित्व की को भी इन्होंने गौण रूप से बताया है, वह उभयमुखी व्यक्तित्व कहलाता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, अर्थात इसमें कुछ विशेषता अंतर्मुखी की और कुछ विशेषताएं बहिर्मुखी की होती हैं। यथार्थवादी वास्तविकतावादी होते हैं, कभी कभी इन्हें अनिश्चितता का भाव भी देखने को मिलता है। वास्तविकता तो यह है कि शुद्ध रूप में न पूर्ण अंतर्मुखी होते हैं और न ये पूर्णतः बहिर्मुखी, ये एक मध्यम रास्ता अपनाने वाले होते हैं। युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को की अलग अलग, अर्थात दोनों की जब तुलनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं तो इस प्रकार से इनकी विशेषताएं बताई गई है। अर्थात पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता, अर्थात व्यक्ति अपने में ही मस्त रहते हैं, एकांत प्रिय एकाकी होते हैं, सामाजिकता का इसमें अभाव होता है, अंतर्मुखी होते हैं, कम बोलने वाले, लज्जाशील, अपने काम से काम रखने वाले, साहित्य और आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। यह वर्तमान समस्याओं पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करते हैं। विचार प्रधान तार्किक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं जो निरंतर सत्य की खोज में रहते हैं, और विचार प्रधान दिव्य दृष्टि युक्त अंतर्मुखी व्यक्ति होते हुए परम सत्य को प्राप्त करने हेतु दिव्य दृष्टि का विकास करने की चिंता करते हैं। महात्मा गांधी, दयानंद, बुद्ध, ईसा मसीह आदि इसी श्रेणी में आते हैं। यह स्वभाव में संदेही, शंकालु होते हैं और इनकी वस्तुओं तथा कष्टों के प्रति सजग रहते हैं। मनोविनोद करना इन्हें पसंद नहीं है तथा दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग भी नहीं लेते हैं और भविष्य में योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं और आदर्शवाद विचारों को प्राथमिकता देते हैं। एकांत प्रिय, समाज से दूर, सामाजिकता का अभाव, आत्मा प्रशंसा सुनने में रुचि नहीं होती। आदर्शवादी होते हैं, दर्शन विज्ञान के में रुचि रखने वाले होते हैं। अर्थात बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व है उसकी विशेषताएं युंग ने ये समग्र रूप से एक साथ इस प्रकार से बताई है। बहिर्मुखी अत्यंत सामाजिक और वाचाल होते हैं, दूसरों के साथ बड़ी जल्दी मित्रता स्थापित कर लेते हैं। यह अत्यंत ही मनोविनोदी और मस्त रहने वाले होते हैं और काफ़ी यथार्थवादी, धैर्यवान, कार्यशील होते हैं। वातावरण से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। रूढ़िवादी होते हैं। इनका चेतन मन स्वार्थ रहित होता है और प्रमुख विचार प्रधान तार्किक बहिर्मुखी अपना जीवन प्रधान कार्य करने में व्यतीत करते हैं, जैसे वकील, शिक्षक, नेता आदि इसी श्रेणी के व्यक्तित्व वाले होते हैं। भाव प्रधान बहिर्मुखी कल्पना प्रधान होते हैं और यह गुण स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आत्म प्रदर्शन में रुचि और दूसरों का ध्यान स्वयं की ओर आकर्षित करने की इच्छा रखते हैं। आनंद पूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं और सुंदर पोशाक पहन करके एवं स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। यह यथार्थवादी होते हैं। थॉर्नडाइक ने विचार और कल्पना के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जो कि सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक, और इसी प्रकार से टर्मेन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर भी इस व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। थैंक यू। आज हमारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।